जय जोहार छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं न्यूज 72। मैं हूं हरिबंधु नायक। आज हम रायपुर के जाना पहचाना चेहरा, जो कि रायपुर में कांग्रेस के चर्चित चेहरे हैं, युवाओं के बीच में काफी लोकप्रिय हैं और जनता की विभिन्न मुद्दों को लेकर हमेशा सड़क में आपको दिखते हैं, कन्हैया अग्रवाल जी से हम रूबरू होने आए हैं। उन्हीं की जुबानी सुनेंगे उनके राजनीतिक सफर को। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। न्यूज 72 में आपको हमको ये बताना है कि आपका राजनीति में कैसे आना हुआ। अग्रवाल जी थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। छात्र राजनीति के समय से ही 1987 में NSUI के माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र में मेरा प्रवेश हुआ, क्योंकि जिनके साथ हम लोग छात्र जीवन में जिनका मार्गदर्शन लेकर, जिनका आशीर्वाद लेकर काम करते थे, वो कांग्रेस में सक्रिय थे। उनके माध्यम से ही NSUI में मैंने काम प्रारंभ किया और फिर NSUI में 1987 से जो काम प्रारंभ किया वो युवक कांग्रेस, शहर कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव का दायित्व, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव का दायित्व, कांग्रेस में विधानसभा चुनाव लड़ने का काम, ये तमाम क्रमशः काम जो है चलते रहा उस पूरे कांग्रेस कमेटी में आप प्रदेश कांग्रेस में रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अभी आप किस पद पर हैं? प्रदेश कांग्रेस कमेटी में माननीय अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने मुझे प्रदेश महामंत्री का दायित्व दिया है और महासमुंद जिले का मेरा प्रभार भी है। उनके साथ उनकी टीम में, उनके मार्गदर्शन में बेहतर तरीके से हम लोग कार्य करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप यहाँ पर 2018 में चुनाव लड़े। इसके पहले जब से राज्य बना है, राज्य बनने के बाद से जिस क्षेत्र से आपने मन बनाए थे चुनाव लड़ने का, यहाँ यह हाई प्रोफाइल सीट है रायपुर दक्षिण, जहां पर भाजपा के दिग्गज यहाँ पर जो मंत्री भी रहे हैं, लगातार 2003 के बाद से जीतते आ रहे हैं। आपने इस विधानसभा को कैसे चॉइस किया? आपका पहला पसंद कैसा रहा? देखिए, पसंद के अलग अलग कई सारे मायने थे। नंबर एक, जो आपने कहा कि दिग्गज नेता है, लेकिन उन दिग्गज नेता के क्षेत्र में जहां वो 6 बार चुनाव जीते, अभी ये 7वां चुनाव का उनका, इस क्षेत्र में यदि सर्वाधिक उपेक्षित क्षेत्र किसी को कहा जाए पूरे प्रदेश में किसी विधानसभा क्षेत्र को, तो रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है। जबकि ये पुराना रायपुर जो है, रायपुर का गौरव है, लेकिन इस गौरवपूर्ण जो क्षेत्र को सर्वाधिक उपेक्षित करके रखा गया। और ब्रजमोहन जी जो है, जिनका कद जिस स्तर की राजनीति वो करते रहे, लगातार मंत्री रहे, और वो क्षेत्र के उपेक्षा के चलते क्षेत्र के नागरिकों के बीच जब हम लगातार जाते रहे, विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से, विभिन्न समस्याओं के माध्यम से, चाहे वो इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक के डूबने का मामला रहा हो जिसमें अधिकांश लोग रायपुर दक्षिण के खातेदार थे, या सुंदरनगर में टोल प्लाजा का मामला था जिसको हटाने के लिए हम लोगों ने लंबा संघर्ष किया, अंततः हम सफल हुए। तो इन सब मुद्दों को लेकर के जब जनता के बीच में गए तो ये मालूम पड़ा कि इस क्षेत्र के हालात क्या है, क्षेत्र बदहाल है, क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि जो है उनके बीच का हो, उनके साथ काम करने वाला हो। यही धीरे धीरे इसमें बढ़ता गया, सीधे उनके साथ मिलते गए, अंदर जाते गए, काम करते गए। तो इन्हीं सबको देखकर पार्टी ने हमको जो है रायपुर दक्षिण विधानसभा की जिम्मेदारी दी और उसको बहुत अच्छे तरह से हम लोगों ने निभाया। रायपुर दक्षिण में पहली बार ऐसा नतीजा आया इतने चुनावों में कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत न सिर्फ लगभग 60% बढ़ा, अपितु भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 60% घटा। ये पहला बार ऐसा नतीजा देखने के लिए आया। इसके लिए क्षेत्र की जनता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, सबका समान रूप से आशीर्वाद और सहयोग मिला है। कन्हैया अग्रवाल जी, क्या कारण है यहाँ जब नगर निगम के चुनाव होते हैं, दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश वार्ड में कांग्रेस के पार्षद जीत के आते हैं, और जब विधानसभा की बारी आती है, चाहे किरणमयी नायक यहाँ से चुनाव लड़ी हो और यहाँ से हमारे तिवारी जी, योगेश तिवारी जी चुनाव लड़े हैं, तब माने हमको हार का सामना करना पड़ता है। क्या पार्षदों का हमको सहयोग मिलता नहीं है? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गंभीर विषय है। दरअसल कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता, पार्षद सभी लोग कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं, आखिर वो कांग्रेस के लीडर हैं। लेकिन निश्चित रूप से
यह प्रश्न जो आपका है ये बेहद संजीदा है कि आखिर कांग्रेस उन वार्डों में क्यों नहीं जीत पाती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो पार्षद अपने क्षेत्र में जब नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं तो फिर जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे उनसे बेहतर उन लोगों का रिजल्ट अपने क्षेत्र में होगा, तो वो नगरीय निकाय के चुनाव उस दौरान जीत पाते हैं। विधानसभा के चुनाव में उनका जो परफॉर्मेंस का मामला है वो सीधे उनसे भी जुड़ा होता है, वहां पर फिर पार्टी की स्थिति का मामला हो जाता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि उनका भरपूर सहयोग समर्थन मिलता है। लेकिन और जो जैसा आपने प्रश्न उठाया, ये प्रश्न आगे ना उठे, इसके लिए हम सबको मिलकर के बेहतर से बेहतर प्रयास करने की आवश्यकता है। अग्रवाल साहब, ये क्षेत्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और बहुत दिग्गज नेता है, तो इस क्षेत्र में समस्या आपके नजर में क्या क्या दिखती है? समस्या तो पूरा हल हो जाना चाहिए जब इतने बड़े पद पर वो जाते हैं और इस क्षेत्र में लगातार जनता का उनको विश्वास मिल रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या क्या समस्या बनी हुई है? देखिए, समस्या ही समस्या है। मैंने कहा कि इस क्षेत्र को यदि हम लोगों ने चुना अपने काम करने के लिए और उनके बीच लगातार जाकर के काम किया, लोगों ने स्वीकारा हमारे काम को, हमारे आंदोलनों को, हम उनके बीच में जब सहभागिता की, उनके लिए जो काम कराया, तभी तो इस क्षेत्र का चुनाव लड़ने का निर्णय हुआ और पार्टी ने हम लोगों को मौका दिया है। लेकिन जहां तक समस्या की आप बात कर रहे हैं, क्या क्या समस्या है, तो आप मूल रूप से देख लीजिए पूरे जो है क्षेत्र में ना आपको जो है अभी कुछ सड़कें जो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बन गई हो, बात अलग है। जैसे अभी पुरानी बस्ती में लिली चौक और अंदर जो हमारा नया मंदिर मठ है, उस तरफ ये ऐसे ऐतिहासिक जहाँ दूधाधारी मठ है, महामाया मंदिर है, नागरीदास मठ है, जैतू साहु मठ है, जहाँ महात्मा गांधी भी आकर के जो है आंदोलन के दौरान आए थे। ये सब जो विरासत है एक तरह से, इन क्षेत्रों को पूरी तरह से उपेक्षित रखा गया है। तालाबों का सौंदर्यीकरण का मामला हो या सड़कों का जाल बिछाने का मामला हो या जो है कोई नया बड़े प्रकल्प बनाने का मामला हो, जैसे जो है चाहे वो बड़ा खेल का स्टेडियम बनता खेलों के लिए या बड़ा जो है कोई शैक्षणिक क्षेत्र में यहाँ कोई योगदान होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जो है, जिस कद की मैं आप बात कर रहे हैं मैं उसी कद की बात करता हूँ, उस कद के अनुरूप जो प्रोजेक्ट आना चाहिए था वो कोई भी प्रोजेक्ट रायपुर दक्षिण विधानसभा में नहीं आ पाया है, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम हुए हैं, पर ये क्षेत्र उससे अछूता रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तत्कालीन जो है मंत्री और विधायक की आम जनता मानती है। बहुत अच्छी बात है। आप कांग्रेस पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आपने माने ये कहना चाहिए कि एक व्यापारियों को जोड़ने का व्यापार विभाग कांग्रेस में इतना सक्रिय नहीं था जितना आपने जो अध्यक्ष रहकर किया। उसको बताइए, आप किस प्रकार से जोड़ पाए व्यापारियों को? जनरली व्यापारियों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर रहता है, क्या कहते हैं? देखिए, व्यापारियों का रुझान भाजपा के साथ रहता है, ये बात निश्चित तौर पर ऊपरी तौर पर दिखती है। लेकिन भाजपा की सरकार में व्यापारी जितना प्रताड़ित होता है, जितना नुकसान भाजपा की सरकार में व्यापारियों को उठाना पड़ता है, उसका जो है कांग्रेस की सरकार में उतना ही व्यापारी लाभान्वित होता है। और कांग्रेस की सरकार में व्यापारी भय मुक्त तरीके से व्यापार करता है, सम्मानजनक तरीके से व्यापार करता है। हमने इन सब विषयों को लेकर के जब काम करना शुरू किया तो छत्तीसगढ़ के व्यापारी लगातार कांग्रेस के साथ जुड़े। कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के माध्यम से मुझे जहां तक याद है, मैंने छत्तीसगढ़ के लगभग हर जिले में न सिर्फ विभिन्न समस्याओं को लेकर व्यापारियों की धरना प्रदर्शन आयोजित किया, अपितु शहर के बड़े बड़े आंदोलन कांग्रेस के व्यापार प्रकोष्ठ के बैनर तले हम लोगों ने किए। व्यापारी समस्याओं को लेकर के, चाहे वो चेंबर के चुनाव में सहभागिता का मामला रहा हो, क्योंकि चेंबर एक तरह से व्यापारी जो है भारतीय जनता पार्टी का संगठन बनकर के रह गया था, वहां जाने का मामला रहा हो, या अन्य जो है जितने भी प्रकार की समस्याएं उस समय हुई, वेट को लेकर के समस्याएं होती थी, शक्कर पे वेट लग गया, कपड़े पे वेट लग गया, जिसको हटाने का मामला रहा हो, मंडी टैक्स की लड़ाई रही हो, हर तरह की लड़ाई व्यापारियों के साथ, चाहे उनकी दुकानों को तोड़ फोड़ का मामला रहा हो, हर लड़ाई को कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के बैनर पर हम लोगों ने लड़ा और सफलताएं अर्जित की। तभी व्यापारी हम लोगों के साथ लगातार जुड़ते गए। आज छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स में कांग्रेस से जुड़े हुए, कांग्रेस समर्थित लोगों को यदि काफी संख्या में वहां पर जो है वो लोग जुड़ करके काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन लोगों की व्यापारियों के प्रति
जिम्मेदारी का उन लोगों ने निर्वाह किया। व्यापारियों के हितों के लिए, व्यापारियों के सम्मान के लिए, व्यापारियों को विभिन्न समस्याओं से मुक्त कराने के लिए काम किया, तब जाकर के वो लोग इस मुकाम तक पहुंचे। कहीं रायपुर दक्षिण में कांग्रेस पराजय का सामना करना पड़ रहा है, ये प्रत्याशी हर बार बदल दिया जाता है। 2003 में यहाँ पर जो कांग्रेस के लड़े, उनको करीबन 25,000 वोटों से पराजय का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद जो युवा आया, उसको भी पराजय का सामना करना पड़ा। प्रत्याशी बदल जाता है हर विधानसभा क्षेत्र में। हार के लिए, इसके लिए कांग्रेस, ये तो उनकी प्रक्रिया नहीं है, प्रत्याशी बदल दिया जाता है, किसी को जनता फिर नए कैंडिडेट को देखती है। बताइए। इसमें एक दो बातें हैं। एक आपने कहा प्रत्याशी बदल दिया जाता है, दूसरा है कि जो हारा हुआ प्रत्याशी है उसने कभी रिपीट होकर के चुनाव लड़ने का प्रयास नहीं किया। जनता के बीच में वो लोग गए नहीं। मैं कई पुराने लोगों से बात हुई, उन्होंने खुद कहा कि हम लोगों ने अपना अपना क्षेत्र समय के साथ परिवर्तन कर दिया काम करने का। रायपुर दक्षिण विधानसभा में एक बड़ी वो रही कि वापस प्रत्याशी वो लोग लड़ना नहीं चाहे और रिपीट नहीं हुए। मैंने लगातार ये कोशिश की, जिस दिन ये चुनाव के नतीजे आए उसके दूसरे दिन से मैंने अपने क्षेत्र में लगातार काम प्रारंभ रखा है। लगातार लोगों के बीच जा रहा हूँ, उनकी समस्याओं का निराकरण करने का काम हो, उनके सुख दुख में शामिल होने का काम हो, उनके घर जाकर के मिलने का काम हो, उनके साथ विभिन्न त्योहारों को मनाने का काम हो। हम सारे काम जो है एक साथ मिलकर के कर रहे हैं। दक्षिण को हमने एक दिन के लिए भी ऐसा नहीं छोड़ा है कि यहाँ पर कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया तो हम नेतृत्व विहीन हो गए। ऐसी स्थिति हमने रायपुर दक्षिण के साथ निर्मित नहीं होने दी है। लेकिन पार्टी किसे प्रत्याशी बनाएगी, किसे चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा, ये तो समय के गर्भ में छुपा हुआ है और वो पार्टी आलाकमान जो तय करता है उसी प्रक्रिया के अनुसार तय होगा। नहीं है जी, क्योंकि आप देख रहे हैं रायपुर में ही हमने उसका उदाहरण देखा है कि कांग्रेस के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में हारने के बाद विकास उपाध्याय को फिर से अवसर दिया गया। कुलदीप जुनेजा जी ने उत्तर विधानसभा क्षेत्र में हारने के बाद उनको फिर रिपीट किया गया और हमारे सीनियर लीडर सत्यनारायण शर्मा जी मैंने हारने के बाद फिर उनको अवसर दिया गया, तो कांग्रेस अच्छा रिजल्ट दी, वहां जीत का हमको अवसर मिला। तो आप इसके ये जो मुख्य कारण मैं कह रहा हूँ, कहाँ तक सहमत है आप बताइए। निश्चित रूप से जब आदमी हार के बाद यदि लगातार उस क्षेत्र में सक्रिय है तो उसको यदि पुनः अवसर मिलता है तो क्षेत्र की जनता के बीच में जाने से उसको लाभ मिलता है। यदि जो व्यक्ति सक्रिय नहीं है, लगातार उसने उस क्षेत्र को पराजय के बाद छोड़ दिया है, तो उसको रिपीट करने से भी लाभ नहीं मिलता है। लेकिन यदि जो सक्रिय है, जिन लोग लगातार काम कर रहे हैं, उनको जहां भी अवसर मिला है, जैसा आपने उदाहरण दिए हैं, जहां भी ऐसे अवसर मिले हैं तो प्रत्याशी यदि रिपीट हुआ है तो उसको जनता ने स्वीकारा है और वो जीत करके आए हैं। महंगाई पर, देश में महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी है, माने हर चीज बढ़ी हुई है, आप महंगाई पर कुछ कहें। वो तो एक बहुत पुराना गाना है फिल्म का, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग गाया करते थे चौक चौराहे पर। सखी सैया तो बहुत ही कमाए हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो ये अब वो डायन जो है इनकी मौसी हो गई, रिश्तेदार हो गई, जो भी है, पर लगातार महंगाई जो है आसमान छू रही है। लोगों का जीना दुभर हो गया है और सरकार, केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार जो है, इन तमाम विषयों को, जो महंगाई के कारण लोग आज जो बुरी कदर हलाकान है, लोग महंगाई से परेशान हैं, उन लोगों का जीवन स्तर घटता जा रहा है, पर भाजपा को इससे लेना देना नहीं है। निरंतर नए मुद्दों को लेकर उसमें दिशा भ्रमित करके ये बार बार महंगाई से मुंह फेरते हैं। चाहे वो पेट्रोल डीजल का मामला हो, अनाज का मामला हो, तेल का मामला हो, किसी भी चीज का मामला हो, एक छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु तक लगातार जो है मूल्य वृद्धि हुई है। और इस मूल्य वृद्धि का खामियाजा सीधे तौर पर यदि किसी ने भुगता है तो निम्न मध्यम वर्गीय लोगों ने, मध्यम वर्गीय लोगों ने, निम्न वर्ग के लोगों ने भुगता है। ऐसा लगता है कि ये सरकार जो है केवल उच्च और उच्च वर्ग के लिए काम कर रही है। नहीं है जी, आपके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी देश में पदयात्रा करने निकले हैं और इन्हीं सब बातों को, महंगाई को, बेरोजगारी को, इन सब मुद्दों को लेकर निकले हैं, तो उससे हमको सेंट्रल में और राज्य में कितना फायदा मिलेगा? देखिए, पूरे देश में ये यात्रा लाभ के लिए नहीं हो रही है। पहली चीज मैं स्पष्ट कर दूं, ये यात्रा हो रही है भारत में जिस तरह की नफरत फैल रही है, नफरत तोड़ो भारत जोड़ो, इसका एक महत्वपूर्ण संदेश है।
उसके साथ साथ पूरे देश में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल, बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल और जो समस्याएं देश के समक्ष है, इन सारी चीजों को लेकर के राहुल जी पूरे देश में एक लंबी यात्रा को लेकर के निकले हैं। लगभग 3500 किलोमीटर की इस यात्रा में देश के विभिन्न प्रांतों से होकर के गुजरेंगे और इसका आरंभिक चरण में जो आप चाह रहे हैं, मैं उस बात कर रहा हूं, आरंभिक चरण से आप देख रहे हैं कि किस तरह का जन सैलाब इस यात्रा में उमड़ पड़ा है और उस जन सैलाब से घबराकर भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार उस यात्रा से लोगों का दिमाग भटकाने के लिए कभी टी शर्ट की बात कर रहे हैं, कभी जूते की बात कर रहे हैं, लेकिन इस सब से जो यात्रा का मूल उद्देश्य है वो कहीं प्रभावित नहीं हो रहा है। पूरे देश की जनता इस बात को समझ रही है कि राहुल जी की इस पद यात्रा से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और अनेक प्रकार के कुचक्र रचने का प्रयास कर रही है, कहीं किसी तरह से जो है इस यात्रा से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। पर देश का युवा खासतौर पर इस यात्रा में पूरी तरह राहुल जी के साथ है और पूरा देश में मैं फिर कहना चाहूंगा कि जन सैलाब एक तरह से उमड़ा हुआ है और जिस तरह से ये दुष्प्रचार कर रहे हैं उसका लाभ भी कांग्रेस को मिल रहा है, क्योंकि आम जनता जो है उस दुष्प्रचार से उब चुकी है। उसके खिलाफ खुद पब्लिक से कंटेंट सामने आ रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं कि किस तरह की घटिया बातें, घटिया राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पद यात्रा को लेकर के कर रहे हैं। प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा, देश में भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर प्रदेश में भी यात्राएं निकाली जाएगी, ऐसा समाचार पत्र में आया है। क्या योजना है बताइए? क्योंकि राहुल जी का जो भारत जोड़ो यात्रा का मार्ग है उसमें छत्तीसगढ़ उस मार्ग से यात्रा नहीं जा रही है, लेकिन राहुल जी जिस उद्देश्यों को लेकर के देश में चल रहे हैं उन उद्देश्यों को लेकर के छत्तीसगढ़ के भी कांग्रेस जन एक एक घर तक जाएंगे। यह निर्णय प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लिया है और उसके तहत 2 अक्टूबर से गांधी जयंती के दिन से छत्तीसगढ़ में हमने पद यात्रा प्रारंभ कर दी है। हमारे हर विधानसभा क्षेत्र में हर बूथ तक जाने का स्पष्ट निर्देश पद यात्रा के माध्यम से दिया गया है और उस पर काम प्रारंभ हो गया है। प्रदेश में भूपेश भैया की कांग्रेस की सरकार है और लगभग 4 वर्ष उनको होने जा रहे हैं। उनके जन कल्याणकारी योजनाएं जो जनता को सीधे सीधे लाभ पहुंच रही है, उसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, प्रदेश में पहली ऐसी सरकार होगी जिसने छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया के हितों में काम करने का प्रारंभ किया। इस सरकार ने जो कर्जा माफी, धान का मूल्य और वनोपज का मूल्य, समर्थन मूल्य जो किया, उसके साथ साथ जो बड़े कदम सरकार ने उठाए, आज छत्तीसगढ़ के अंदर आत्मानंद स्कूलों के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा और एक बेहतरीन वातावरण, जो निजी स्कूलों में जो वातावरण खोजा करते थे उससे अच्छा वातावरण यदि सरकार अपने स्कूलों में दे पा रही है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार की। जो शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना है जिसके माध्यम से आज हर वार्ड में, हर गली मोहल्ले में जो बस में पूरी सुविधा युक्त बस जाती है, वहां पर उन लोगों को घर घर तक पहुंच करके यदि पूरे चेकअप की सुविधा, पूरा जो है जितने भी प्रकार के जांच किए जाने हैं, रक्त जांच आदि की, वो सारी सुविधाएं उनको निःशुल्क उनके घर पर पहुंच करके मिल जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है सरकार की है। इसके साथ साथ तमाम वो योजनाएं जिनका चाहे वो गौमूत्र खरीदी का मामला हो, गौधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदने का मामला हो, जिसके माध्यम से गौपालकों को लाभ पहुंचाने का काम किया गया है, ऐसी तमाम योजनाओं के चलते आज छत्तीसगढ़ सरकार का जो है अनुसरण देश की दूसरी सरकारें कर रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी सरकार भी जो है कहीं गौमूत्र खरीदना प्रारंभ कर रही है, कहीं गोबर खरीदना प्रारंभ कर रही है, गौठान बनाना प्रारंभ कर रही है। तो ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। छत्तीसगढ़िया जो है संस्कृति को उभारने का मामला जो आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने किया है, उसके तहत आप देखेंगे हमारे यहाँ हरेली का त्योहार मनाना हो, हम गोवर्धन त्योहार मनाना हो, हमने तीजा मनाने की बात हो, कर्मा जयंती पे अवकाश दिया है, छठ पर अवकाश दिया है, तमाम जो है चीजें छत्तीसगढ़ के लोगों में आत्मसात हो गई है। ये सरकार, छत्तीसगढ़ का हर व्यक्ति इस सरकार से न केवल प्रभावित है, इस सरकार के साथ है, अपितु अगली बार भी इस सरकार को बनाने के लिए छत्तीसगढ़ का हर छत्तीसगढ़िया कृत संकल्पित है। कन्हैया जी, ये आज 6 तारीख से लगभग शुरू हुआ है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। इसमें जो खेलकूद जैसे
आप जानते हैं ये हो रहे हैं, तो इसका आने वाले समय में हमको क्या लाभ मिलेगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है अपनी संस्कृति को सहेजना। आज पूरा विश्व अपनी संस्कृति को सहेजता है। हम अपनी संस्कृति को यदि सहेज रहे हैं तो इसमें किसी को तकलीफ क्या है? यदि हमारे जो खेल है, पारंपरिक खेल है, उन खेलों को जो है लोग, हमारी सरकार लेकर के आई है, उन खेलों को भी उभारने का काम है, उन खेलों के खिलाड़ियों को सामने लाने का काम है। एक समय में कबड्डी भी हम लोग देश में खेला करते थे, कभी चर्चा होती थी कि कबड्डी एशियाड का हिस्सा बनेगा, ओलंपिक का हिस्सा बनेगा और भारत उसमें वर्ल्ड कप जीत करके आएगी। इसी तरह से इन खेलों के माध्यम से भी हम अपने लोगों को उभरने का अवसर दे रहे हैं, अपने लोगों को उभारने के साथ साथ संस्कृति को उभारने का काम कर रहे हैं। तो इससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इन खेलों को जितना प्रश्रय दिया जाएगा उतना छत्तीसगढ़ के लोगों को छत्तीसगढ़ की संस्कृति को उभारने का, हमको काम करने का मौका मिलेगा। नहीं है, एक बात और है, ये जो हम संस्कृति को सहेजने तक ही सीमित रह जाएंगे, या जैसे शासन की नौकरियों में स्पोर्ट्स कोटा होता है, तो इस खेलकूद में जो अव्वल आएंगे क्या उनको नौकरियों में लाभ मिलेगा और भी जो क्षेत्र में लाभ मिलेगा स्पोर्ट्स कोटे से? देखिए, खेल खिलाड़ी सभी के संबंध में लगातार सरकार काम करती है और उन कामों की वजह से ही तो छत्तीसगढ़ में खेल को उचित माहौल मिल पा रहा है। आज छत्तीसगढ़ में जो है हम क्रिकेट का आयोजन कर रहे हैं, अभी रोड सेफ्टी मैच का आयोजन हुआ, पहले आईपीएल का आयोजन हुआ है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन का आयोजन हो गया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य स्पर्धाओं का भी आयोजन हो रहा है। तो उसके लायक यहाँ वातावरण मिल रहा है, यहाँ के खिलाड़ियों को पर्याप्त प्रोत्साहन मिल रहा है। कुछ मौके ऐसे आते हैं कि कभी कभार जो सूचनाएं आती है कि इनको अवसर नहीं मिला है, लेकिन आपको जो है पहले भी हम लोगों ने देखा है कि झारखंड के बैडमिंटन खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर के, उनको छत्तीसगढ़ ने अडॉप्ट किया और उनको छत्तीसगढ़ के माध्यम से देश में खेलने का अवसर मिला है। तो छत्तीसगढ़ के जो खिलाड़ी हैं उनको छत्तीसगढ़ में कैसे अवसर नहीं मिलेगा? छत्तीसगढ़ में लगातार अवसर मिल रहा है। यदि कोई वंचित हो जाता है किसी कारणवश, उसकी सूचना उससे संबंधित, क्योंकि पूरे एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को वो लोग यदि नहीं निभा पाते हैं तो उस प्रक्रिया को निभा करके यदि वो संज्ञान में हम सब लोगों के माध्यम से सरकार तक आता है तो निश्चित रूप से सरकार हर खेल को, हर खिलाड़ी को मदद करने के लिए तत्पर है। उसके लिए पर्याप्त बजट के साथ सरकार काम कर रही है। नहीं है, क्षेत्र दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत धरना स्थल को लेकर काफी बातें हो रही है, समाचार पत्र में आंदोलन किया जा रहा है, समाचार पत्र में छप रहे हैं। तो ये धरना स्थल से आसपास के लोगों को क्या परेशानी है? आपके नेतृत्व में ये प्रदर्शन हमने देखा है, आप बताइए उसके बारे में। धरना स्थल जो है पूरे रायपुर, पुराने रायपुर क्षेत्र की एक प्रकार से वो समस्या बन गई, क्योंकि धरना स्थल पर जब भी बड़ा धरना आयोजित किया जाता है इस सड़क को बंद कर दिया जाता है। तो बुढ़ापारा से जो लोगों को पुरानी बस्ती की ओर जाना है, पुरानी बस्ती की ओर से जिन लोगों को बुढ़ापारा की तरफ जाना है, वो रास्ता बंद हो जाता है। पूरा ट्रैफिक का दबाव सत्ती विहार, सदर विहार, गंगाली पारा इन मार्गों पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वहां के जो है, क्योंकि वो मूलतः बड़ा व्यावसायिक क्षेत्र है, वहां पूरा दबाव बनने से वहां पर अव्यवस्था फैल जाती है। दूसरी ओर लाखों लोग जो है आवागमन की परेशानी को झेलते हैं। यहाँ दानी गर्ल्स स्कूल है, डिग्री गर्ल्स कॉलेज है, कालीबाड़ी स्कूल है, सेंट पॉल स्कूल है, माधवराव सप्रे स्कूल है। यहाँ जाने वाले बच्चे, उनके आने जाने में परेशानी होती है। हॉस्पिटल जाने का रास्ता इस रोड से होता है, तो हॉस्पिटल जाने वाली एम्बुलेंस फंस जाती है। इसलिए इस धरना स्थल को बदलने के लिए हम लोगों ने अनेक बार जो है मांग की है और तत्कालीन कलेक्टर सौरभ कुमार जी ने इस संबंध में एक आदेश भी जारी किया था कि 100 लोगों तक का धरना जो है यहाँ धरना स्थल पर होगा। उससे ज्यादा का धरना के लिए उन्होंने नई राजधानी में कोई स्थान चयन किया था जहां किया जाना था धरना, लेकिन माननीय कलेक्टर साहब के आदेश को ही प्रशासन लागू नहीं करवा पाया है। इस बात का हमको दुख है और हम लोग धरना स्थल हटाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए धरना स्थल हटाने, धरना देने जा रहे हैं। कन्हैया जी, एक और सवाल है आपसे। आप दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं, हर मुद्दे को लेकर आप सड़क पर उतरते हैं, चाहे छोटी से छोटी समस्या को, तालाब के सौंदर्यीकरण की बात हो या ट्रैफिक की व्यवस्था हो या किसी को साथ मारपीट हो जाए, कोई भी माने युवाओं की कोई भी समस्या हो, बुजुर्गों की कोई भी समस्या को आप तत्परता से सड़क के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षण करते हैं। क्या आप आने वाले 2023 में जो विधानसभा चुनाव होंगे, आपकी तैयारी फिर यहाँ होगी या यहाँ फिर चुनाव लड़ते दिखेंगे हमको? देखिए, चुनाव कौन लड़ेगा ये तय करना पार्टी आलाकमान का काम है, लेकिन मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में जैसा मैंने पिछला चुनाव लड़ा,
क्षेत्र की जनता ने मुझे जो आशीर्वाद दिया, उस जनता के प्रति जिम्मेदार हूं। पूरे क्षेत्र के लिए मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ लगातार काम कर रहा हूं, लगातार काम करते रहूंगा। प्रत्याशी कौन बनेगा, चुनाव कौन लड़ेगा, ये पार्टी तय करेगी, लेकिन इस चुनाव को जीतना हमारा मुख्य उद्देश्य है और रायपुर दक्षिण विधानसभा को इस बार ये किला कांग्रेस फतह करेगी, ये हर हाल में तय है। धन्यवाद कन्हैया अग्रवाल जी, हमारे साथ आज रूबरू हो रहे थे, साक्षात्कार दे रहे थे हमको। कन्हैया अग्रवाल जी थे, काफी सक्रिय है दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में, युवाओं के बीच में, खासकर उनके बर्थडे मनाने में, हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने में कन्हैया जी आपको देख रहे थे, कन्हैया जी को सुन रहे थे। आप फिर किसी दिन हम आपको किसी नए सत्य से मिलेंगे, तब तक देखते रहे आप न्यूज़ 72। मैं हूं हरिबंधु नायक। नमस्कार, धन्यवाद।